बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ। थोड़ा बहुत टेस्ट तो मैं कर ही सकती हूँ ना। संजना ने शांत खड़े गर्वित के सामने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, या फिर यूं कहें कि झूठ को सच दर्शाने की काफी कोशिश की। और वही गर्वित ने अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकाल लिया था और स्क्रीन पर कुछ टाइप कर रहा था, जैसे मानो किसी को कोई मैसेज भेज रहा हो। कुछ ही सेकंड्स में संजना का फोन 2 बार बजा। बिना देखे संजना को पता चल गया था कि उसे किसने मैसेज किया है। संकोच भरी नजरों से संजना ने गर्वित की तरफ देखा और थोड़ा झिझकने के बाद अपना फोन उठाते हुए स्क्रीन को देखने लगी थी। संजना ने बिल्कुल ठीक समझा था। वो मैसेज गर्वित की तरफ से ही आया था। गर्वित के मैसेज को खोलने से पहले संजना ने कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को रोक दिया था। गर्वित ने संजना को 2 फोटोज भेजी थी। संजना ने उन फोटोज को जूम किया। एक फोटो में संजना अपनी मैनेजर गौरी गुप्ता के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कार में बैठी हुई नजर आ रही थी, और दूसरी फोटो में उसकी हमशक्ल छोटे राजमहल के बाहर कचरा फेंकते हुए देखी गई थी। उन दोनों तस्वीरों में मात्र 3 मिनट का ही फासला था। अपनी तस्वीर को देखते ही संजना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अचानक से संजना उसके बाद चौंक गई थी। एक ही समय में मेरी इन दोनों तस्वीरों में तो बस 3 मिनट का ही फर्क है। गर्वित को ये तस्वीरें कहां से मिली होगी? क्या गर्वित को बहुत पहले से ही संदेह हो गया था? क्या गर्वित ने जांच पड़ताल की? क्या उसे मेरे सारे रहस्य के बारे में पता चल चुका है? अपने दिमाग में यह ख्याल सोचते ही संजना की चिंता और बेचैनी दोनों ही काफी बढ़ गई थी, और संजना ने उसी हाल में गर्वित को इन तस्वीरों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे वो हो नहीं पा रहा था। गर्वित की आंखों में देखते हुए संजना ने कोशिश करना जारी रखा था, लेकिन वो ठीक तरह से किसी भी तस्वीर का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रही थी। उसके मुंह से जो भी शब्द बाहर आ रहे थे वो इस तस्वीर की हकीकत बयान करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, और अंत में संजना ने बोलना ही बंद कर दिया था। गर्वित संजना के मुंह से कोई भी बहाने नहीं सुनना चाहता था। गर्वित को हकीकत पता थी, और वो जो आशना से नहीं जान सका वो संजना से जानना चाहता था। गर्वित ने संजना की तरफ देखते हुए अपनी सीधी और स्पष्ट आवाज में कहा, अगर तुम मेरे पहले वाले सवाल का जवाब नहीं देना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे दूसरे सवाल का ही जवाब दे दो। क्या नाम है उसका? इस बार संजना के होंठ बिल्कुल भी नहीं हिले थे। अपनी खामोश नजरें और मुंह के साथ संजना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो यही सोच रही थी कि वो क्या बोले और गर्वित को कैसे संभाले। स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी और संजना का झूठ धीरे धीरे सामने आ रहा था। गर्वित ने संजना से उसके सवाल का जवाब जानने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। गर्वित तो संजना के बोलने की प्रतीक्षा कर ही रहा था, और गर्वित ने 10 मिनट तक प्रतीक्षा की भी। अपने आप को थोड़ा शांत और नॉर्मल हो जाने के बाद संजना का मुंह खुला और उसने गर्वित से कहा, गर्वित, ये तस्वीरें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। ये जरूर किसी न किसी की साजिश है मुझे फंसाने की और मेरा नाम खराब करने की। गर्वित ने संजना की बात को काटते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब नहीं देना है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन बस इससे पहले कि संजना अपनी बात को रख पाती, गर्वित ने एक बार फिर संजना को बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या छोटे राजमहल में सब कुछ तुम्हारा है? संजना को एकाएक यह सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि गर्वित का इशारा किस तरफ है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि गर्वित किस बारे में पूछ रहा है, लेकिन उसके बाद भी संजना ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हां। बिना किसी चेतावनी के गर्वित ने अचानक से उठते हुए अपने सामने पड़ी कुर्सी पर एक जोरदार लात से हमला किया और उसके बाद बैठक कक्ष से निकल गया था। संजना का दिमाग पूरी तरह से घूमने लगा था। अगर उसे पता चलता है कि मेरी हमशक्ल भी है और उसे मैंने एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल भी किया है, तो वो इसे आसानी से जाने नहीं देगा। क्या इसलिए उसने बात करने का विषय बदल दिया था? संजना के दिमाग में ख्यालों की पोटली तैयार हो चुकी थी, और तभी अचानक संजना को खिड़की के बाहर जोर जोर से आवाजें आने लगी थी। अब संजना को भी पता चल चुका था कि गर्वित इतना अजीब बर्ताव आखिर क्यों कर रहा था। संजना अचंभित होते हुए चौंक गई थी। इससे पहले कि वो सोफे से खड़ी होती और खिड़की की तरफ बढ़ती,
नौकर गोपाल पहले ही खिड़की के पास पहुंच गया था और नजारा देखने के बाद पीछे मुड़कर संजना को देखने लगा था। नौकर गोपाल कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो झिझक रहा था और अंत में उसके मुंह से चिल्लाते हुए केवल 2 ही शब्द बाहर निकले, मिसेस गर्वित। क्या हुआ? संजना ने सोफे से खड़े होते हुए शांति से नौकर गोपाल से पूछा। इससे पहले कि संजना खिड़की की तरफ बढ़ती, उसे बाहर से जोर से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। अपनी भौं को ऊंची करते हुए अब संजना के कदम तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ने लगे थे। करीब 3 फीट की दूरी से संजना ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा तो पाया कि एक बड़ा सा बॉक्स नीचे गिरा हुआ है। उस बॉक्स को ऊपर से फेंका गया था और उसका सामान भी लगभग बिखर ही गया था। संजना के बढ़ते हुए कदम अचानक से रुक गए थे। उसे ऊपर से कपड़े नीचे गिरते हुए दिखाई देने लगे थे। अगले ही पल आशना को सब कुछ समझ में आ गया था। पीछे मुड़ते हुए संजना ने भागते हुए बैठक कक्ष का दरवाजा खोला और सीधा नीचे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले कि संजना पोर्च तक पहुंचती, सारा का सारा सामान ऊपर से नीचे आ चुका था और बिखर भी चुका था। बिखरे हुए सामान में उसके कपड़े थे, जूते थे, उसका मेकअप का सामान था, उसके बैग्स थे, उसकी स्क्रिप्ट्स थी और उसका बड़ा सा सूटकेस था। शायद संजना के सामान को तोड़े बिना भी फेंका जा सकता था, लेकिन चाहे जो भी हो, उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था। जब संजना की हमशक्ल आशना नई नई छोटे राजमहल में आई थी, तब संजना ने ही जानबूझकर अपना थोड़ा सामान इधर ही रखा था, जिससे उसकी हमशक्ल को उन चीजों की आदत पड़ सके और उसे संजना का रूप मिल सके। लेकिन संजना ने साफ तौर पर आशना को सारी वस्तुओं के बारे में अच्छे से समझा दिया था कि कौन से उसे काम में लेनी है और कौन से काम में नहीं लेनी है। संजना ने आशना के लिए बहुत महंगी महंगी चीजें भी छोड़ी थी। कुछ कपड़े तो इतने महंगे थे जिन्हें संजना ने सिर्फ 1 या 2 बार किसी खास अवसर पर ही पहना था। लेकिन आज अप्रत्याशित रूप से संजना का सारा सामान भले ही कितना भी महंगा क्यों न हो, गर्वित द्वारा बिना किसी झिझक के ऊपर से नीचे फेंका जा चुका था। जब संजना ने बाहर का नजारा इस तरह देखा तो उसका मन मचल उठा था और तुरंत ही उसके पांव नीचे की ओर दौड़ने लगे थे। संजना ने अपनी कुछ महंगी वस्तुएं उठाने की कोशिश की ही थी कि तभी ऊपर से और भी ज्यादा सामान नीचे गिराने की बारिश होने लगी थी। संजना का सर ऊपर से नीचे गिर रहे कपड़ों से टकराता जा रहा था और गर्वित एक एक करके संजना की पूरी अलमारी खाली करने में लगा हुआ था। वो सारे कपड़े अच्छे ब्रांड्स के थे। बहुत सारे कपड़े तो विदेशी ब्रांड्स के थे जो संजना ने विदेश से ही लिए थे। चूंकि कपड़ों का मटेरियल काफी अच्छा और भारी था, इसलिए जब वो कपड़े ऊपर से झूलते हुए नीचे संजना के शरीर पर गिर रहे थे तो संजना को भारी तकलीफों के साथ साथ काफी दर्द भी हो रहा था। संजना को पीछे हटना था और उसने वही किया। 2 कदम पीछे की और जल्दी से गई, लेकिन उसका पैर उसी के कपड़ों में उलझ गया था और उसने एक गिफ्ट बॉक्स पर भी पांव रख दिया था। भले ही संजना अपने ही कपड़ों के गुच्छों में उलझी हुई थी और अगर जमीन पर गिरती भी तो उसे चोट नहीं आती, लेकिन उसके बाद भी संजना की हालत देखने लायक थी। अपने आप को ऊपर से गिर रही चीजों से बचाने और इस ठोकर से बचने के लिए संजना को काफी जतन करने पड़ रहे थे। संजना को इतना दर्द हो रहा था कि उसके मुंह से रोने की आवाजें बस निकलने ही वाली थी। इससे पहले कि संजना अपने आप को संभालती और पीछे जाते हुए बैठक कक्ष में जाती, एक और बड़ा सा बॉक्स ऊपर से नीचे फेंक दिया गया था। शायद गर्वित नीचे देख ही नहीं रहा था कि संजना बैठी भी है या नहीं। वो तो बस आंख बंद करके संजना का सामान बाहर फेंकने में लगा हुआ था। अपने सर को बचाते हुए संजना ने ऊपर से गिर रहे सामान को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की और वो सारा सामान संजना के कान से पास से होते हुए नीचे गिर गया था। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई थी। ऊपर से 1 या 2 कपड़े और गिरे होंगे, लेकिन उसके बाद माहौल थम सा गया था। संजना अभी भी उसी जगह पर अपने सर को पकड़ते हुए बैठी हुई थी। करीब 3 से 4 मिनट बाद संजना ने ऊपर से गर्वित के पैरों की आवाज आती सुनी। शायद गर्वित अब ऊपर से नीचे आ रहा था। जब गर्वित नीचे पहुंच गया तो उसने सबसे पहले बैठक कक्ष के दरवाजे के बाहर निकलकर बाहर के नजारे को देखा। उसके बाद उसने शू रैक को खोलते हुए संजना के 2-3 जोड़ी जूते और बाहर निकाले और बिना किसी झिझक के उन्हें भी उस सामान के बीच फेंक दिया था। पूरे शू रैक को अच्छे से खंगालने के बाद गर्वित की नजर शू रैक के पास पड़े एक हाई हिल्स के स्टोलेटॉस पर गई।
जो गर्वित के नजरों से बच गया था। शायद संजना ने आज वही पहने थे। गर्वित ने उन्हें भी बिना किसी झिझक के अपने पैर से लात मारते हुए उनके अंजाम तक पहुंचा दिया था। उसके बाद गर्वित ने बैठक कक्ष से संजना की कार की चाबी और उसके हैंडबैग को उठाया, जो उसने अंदर आते वक्त बैठक कक्ष में ही रख दिया था। उसके बाद गर्वित ने संजना की ओर देखा, जो अभी भी उधर ही अपने कपड़ों और दूसरे सामानों के बीच बैठी हुई थी। उसकी कार की चाबी और उसका हैंडबैग फेंकते हुए गर्वित ने संजना से अपनी कठोर आवाज में कहा, चूंकि तुम मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो, तो तुम्हें छोटे राजमहल से जल्दी निकल जाना चाहिए। जैसे ही गर्वित ने संजना को छोटे राजमहल से जाने के लिए कहा, वैसे ही उसका हाथ ऊपर उठते हुए बैठक कक्ष के दरवाजे को बंद करने की ओर चला गया था। जैसे ही गर्वित का हाथ दरवाजे को बंद करने ही वाला था कि तभी गर्वित रुक गया। हल्का सा दरवाजा खोलने के बाद गर्वित ने अपनी रौद्र नजरों से संजना को देखा और अपनी कठोर आवाज में कहा, और हां, भले तुम मेरे सवालों का जवाब देती या ना देती, तुम्हें तो मैं वैसे भी मेरे घर से बाहर निकालता ही। यह कहने के बाद गर्वित ने जोर से बैठक कक्ष का दरवाजा संजना के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया था। अचानक से कोर्टयार्ड में शांति सी छा गई। संजना उधर ही बैठी रही और अपने दिमाग में सोचने लगी कि यह अचानक उसके साथ हो क्या गया था। भले ही गर्वित ने तो अपने साफ शब्दों में संजना को सब कुछ समझा दिया था, लेकिन